दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं भागीरथ बैच में रेलवे के लिए स्पेशल जो साइंस चल रही है इस क्लास में। इस क्लास को वैसे तो आपको एक बार हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाई। ऐसा हुआ कि मैं पढ़ाता रहा 1 घंटे तक और मैं भूल गया, मैंने अपने इसका जो है माइक ही नहीं ऑन किया। बाद में उसमें क्या है, पढ़ाया सब है लेकिन आवाज एक भी नहीं आपके पास, वीडियो में आवाज ही नहीं थी। तो दोबारा से फिर कंटेंट पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पूरा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता था कि इस वीडियो को ऐसे ही विदाउट साउंड के साथ आपके पास भेज देता और मैं अगला क्लास लेने लगता। तो मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा मेहनत कर लूंगा, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए। लेकिन मैं आपको भेजूंगा पूरा विद वॉइस के साथ क्लियर। तो इसलिए मुझे ये रिपीट क्लास पढ़ानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, हेडेक ना लो, पढ़ाएंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतने मन से कमेंट करते हैं, बताते हैं सर हमने देखा आपका वीडियो, तो हमारा बनता है कि आपको अच्छा दे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी दवारी के, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा भूमिका बता देता हूं कि मैंने ये पहला टॉपिक जो साइंस में फिजिक्स का जो पहला टॉपिक था मापन में मैंने तीनों टॉपिक जो रेलवे में आते हैं, रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 3 टॉपिक कौन कौन, पहले चैप्टर के अंदर 3 ही टॉपिक हैं। जैसे एक राशियां, तो राशियों के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली, यूनिट मात्रकों के बारे में खूब चर्चा कर ली, और मापक यंत्र किससे क्या मापा जाता है इस पे भी पूरी चर्चा हो गई। अब इन्हीं तीनों से चीजों से मिक्सअप जो एनटीपीसी में, एएलपी में, रेलवे ग्रुप डी में इनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या एसएससी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग हमारी पीछे की क्लासें देख सकते हैं तीनों। और जो लोग अभी क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस से भी आप शुरुआत करेंगे, तब भी हम इतना डिटेल में आपको समझा के चलेंगे कि आपको एक एक बात हमारी समझ में आने वाली है। तो चिंता की कोई बात नहीं, उसको बाद में आप देख लेना। अभी क्लास को आपको इसको एंजॉय करो, इससे सीखो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के साथ सही मिलान करता है। ये कॉलम ए में तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, भौतिक राशियां, और कॉलम बी में तुम्हारे उनके मात्रक दिए गए हैं। तो आपको ये मैच करना है कि किस राशि का मात्रक कौन सा है। थोड़ा आप ट्राई करें, देखें एक बार क्वेश्चंस को, पहले मैच करना है फिर कूट बनाना है। इसमें ऐसे कूट बने कि पहला सी से मैच कर रहा है कि दूसरा डी से मैच कर रहा है, ऐसे कूट बनाने हैं। ये सीजीएल 2023 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से करेंगे। तो आओ चलो करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की भाई बात करें तो आप जानते होंगे कि हमने मूल राशियां पढ़ाई थी, तो मूल राशियों की संख्या 7 बताई थी। 7 में विद्युत धारा भी एक मूल राशि थी और इसका मात्रक भी बताया था। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो पहला तुम्हारा किससे मैच कर रहा है, सी से। फिर वोल्टेज को हिंदी में विभव भी बोलते हैं, विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको विभव भी पढ़ाया था। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट।
बोल्ट में वोल्टेज नापा जाता है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट है। वोल्टेज किसमें? वोल्ट में नापा जाता है। धारता, धारता होती है क्षमता, कैपेसिटर की धारता। तो धारता का मात्रक फेराइड होता है, फेराइड। और चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, क्षेत्र कोई भी हो, चुंबकीय हो विद्युत हो, दोनों का मात्रक क्या है? टेस्ला है, टेस्ला। वैसे इन सवालों में 3 की जरूरत होती है, चौथा तो अपने आप बचा हुआ मैच कर जाता, लेकिन ये चूंकि सरल था, सभी याद थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना जाके? फर्स्ट का आपका जाएगा सी। तो पहले का सी, तो पहले का सी इन तीनों में है, तो इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट का डी है। दूसरे का क्या जाएगा? डी। तो दूसरे का डी, तो दूसरे का डी इसमें नहीं है, तो इन दोनों में अभी मैच कर रही है। थर्ड का आपका जाएगा कौन सा? बी। तो थर्ड का बी, थर्ड का बी किसमें है? इसमें थर्ड का बी नहीं है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आ गया? पहला वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। मुझे लगता है क्लियर होगी बात। तो ऐसे कूट मिलाने थे, तो एक बार याद करोगे। हम रिपीट इसलिए करते हैं बातें कि आपके जेहन में बस जाएं, आपको चीजें याद हो जाएं। विद्युत धारा का मुंह से बोलोगे पढ़ते समय आप, जो जहां पे अपने बोलिए मुंह से। विद्युत धारा का एम्पियर, वोल्टेज विभव का वोल्ट, विभव का वोल्ट, धारता का फेराइड, धारता का फेराइड, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का टेस्ला। तो ये हो गया। अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये दिए गए सूची फर्स्ट में दिए गए बिंदुओं की सूची सेकंड में दिए गए बिंदुओं की सूची से सुमेलित करिए। ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है? पहला देखो सेंसटेक, ठीक है, हम इसको सेंसटेक ही पढ़ते रहे हैं अभी तक, तो आज भी इसको सेंसटेक ही पढ़ेंगे। सेंसटेक दो दृश्य राशि, पहले इधर पढ़ लो कि उपकरण कौन कौन दिए, फिर ये पढ़ेंगे कि कहां कहां यूज पूछा गया है। तो सेंसटेक, यूडोमीटर, थर्मोपाइल्स, पायरोमीटर, तो ये तुम्हारे उपकरण है। अब क्या क्या नापा जाता है? तो दो दृश्य राशियों के बीच का कोण, दो दृश्यमान ऑब्जेक्ट के बीच का कोण नापा जाता है। विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को नापता है, किसी सतह के ताप को मापता है, वर्षा की मात्रा को मापता है। तो वर्षा की मात्रा भी एक तुम कोई भी उठा लो, जैसे सरल वाला उठा लिया हमने कि वर्षा की मात्रा को कौन मापता है। तो वर्षा की मात्रा को हमने आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में कि ओडोमीटर वर्षा की मात्रा को, ओडोमीटर किसको? वर्षा की मात्रा को। और किसी सतह का तापमान मापता है, तो सतह का, सूर्य की सतह का ताप मापने के लिए हमने कौन बताया था? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर हो गया सतह का तापमान नापने का। अब देखना दूसरे का डी, दूसरे का डी चाहिए हमें। ये इसमें दिख नहीं रहा है क्या? थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये इधर आ जाओ। तो दूसरे का हमें क्या चाहिए? डी। अब ये चिन्ह आपके थोड़े गड़बड़ कर जाएंगे, फिर से लगा दें। तो इसमें आपका हो गया ये वर्षा की मात्रा, ओडोमीटर से वर्षा की मात्रा, और पायरोमीटर से किसी सतह का ताप। अच्छा देखें, दो से उत्तर आएगा। तो दूसरे का डी, तो दूसरे का डी कहाँ है भाई? दूसरे का डी, दूसरे का डी इसमें है, दूसरे का डी इसमें है, इसमें नहीं है, बी है, तो ये तो कट गया। चौथे का सी, चौथे का सी कहाँ है? इन दोनों में चौथे का सी नहीं है, इसमें चौथे का सी है। हमें दो ही पता होने से पूरा क्लियर हो गया, दो ही पता होने से क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब यहां देखें थर्मोपाइल, थर्मो, तो थर्मो किससे संबंधित होता है शब्द? ऊष्मा से, थर्मोडायनामिक, ऊष्मा गतिकी होता है। तो थर्मो शब्द ऊष्मा से, और ऊष्मा वाला कौन सा टॉपिक है? विकिरित ऊष्मा। ये तो इसका मतलब इसका थर्ड का कौन सा हो जाएगा? बी। तो फिर पहले का पहले ही बच गया। तो ऐसे आप याद रखोगे
कि सेक्सटेक्स किसका होता है? दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच का कोण। दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच का कोण यूडोमीटर वर्षा की मात्रा को मापता है। और थर्मोपाइल ये किसको मापता है? तो किसी विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और पायरोमीटर किसी सतह के ताप को मापता है। ठीक है, तो ये आपका ये मैच कर गया। कौन सा? बी। ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विंड वेन यंत्र, इससे निर्धारित होता है। विंड वेन यंत्र, इससे क्या निर्धारित होता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता लिखा हुआ। तुम जानते हो, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, नहीं तो यहां याद रख लीजिए। आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक होता है हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मात्रक, आपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर। और ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक थर्मामीटर होता है। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर। पवन का वेग विंड वेन यंत्र, पवन का वेग इसी से नापा जाता है। विंड वेन यंत्र, विंड वेन यंत्र। और पवन की दिशा, तो ये एनमोमीटर से क्या? पवन की दिशा। एनीमोमीटर पवन की दिशा को मापता है। ठीक है, तो ये आपके चारों हो गए। तो इसमें कौन सा सही जाएगा? तो इसमें आपका जाएगा विंड वेन यंत्र। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्न में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? ब्रह्मांड के विस्तार की कौन व्याख्या करता है? तो आप देखो, फेराइड नीतांक। फेराइड नीतांक क्या होता है? फेराइड ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम दिए थे। ठीक है, तो ये फेराइड वाला है नहीं। प्लांक ने फोटॉन के बारे में बताया। प्लांक ने फोटो सिद्धांत दिया, प्रकाश का फोटो सिद्धांत। ठीक है, विद्युत नीतांक ये भी नहीं है। हब्बल नीतांक, हब्बल जो थे इन्होंने ब्रह्मांड की स्टडी की थी, इसलिए हब्बल नीतांक आपका ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये देखिए, सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। थोड़ा परफॉर्मेंस और अच्छे से बनाना पड़ेगा। रिपीट क्लास है तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा मुझे लग रहा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो आप लोग पूरा शिद्दत के साथ समझिए। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। बिल्कुल, बल के मात्रक कौन होते हैं? तो आप बोलोगे कि बल का एक मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बिल्कुल सही है। ये मात्रक एसआई मात्रक होता है बल का। बल का कैसा मात्रक होता है? एसआई मात्रक। एक बल का और मात्रक होता है डाइन। कौन सा? डाइन। डाइन बल का मात्रक होता है, ये सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, अब यहां शक्ति की बात चल रही है। तो शक्ति क्या होता है? शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो जो वर्क का मात्रक होगा और अपॉन टाइम का, वो शक्ति का होगा। तो शक्ति का हो गया जूल प्रति सेकंड। का वर्क का जूल होता है जूल प्रति सेकंड। ये भी शक्ति का एसआई मात्रक है। एक शक्ति का और मात्रक होता है वाट। सुना होगा वाट। एक शक्ति का और मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति ये भी शक्ति का मात्रक होता है। कौन सा? अश्व शक्ति। हॉर्स पावर एचपी में, एचपी में होती क्षमता, इंजन की क्षमता 10 एचपी को है, 20 एचपी को है, 25 एचपी का इंजन है, तो हॉर्स पावर।
तो शक्ति के ये मात्रक होते हैं। वाट भी होता है, अश्व शक्ति होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। अच्छा, इसके बाद और जूल की बात करें, जूल तो कार्य का और ऊर्जा का दोनों का मात्रक जूल है। ऊर्जा में चाहे कौन से प्रकार की ऊर्जा है, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे दाब ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक है जूल। ये ऐसा ही मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा की। और सीजीएस मात्रक इसका भी अर्ग होता है, अर्ग, अर्ग बदल जाता है, ये सीजीएस मात्रक है, अर्ग। हमने पद्धतियां पढ़ाई थी मात्रकों को व्यक्त करने की पद्धतियां, याद करो थोड़ा थोड़ा। 3 पद्धतियां होती हैं, एक तो एमकेएस पद्धति होती है, और एक होती है सीजीएस पद्धति, और एक होती है एफपीएस पद्धति। पढ़ाई है। एमकेएस का नाम ही एसआई पद्धति है। तो मात्रकों को व्यक्त करने की 3 पद्धतियां होती हैं। तो वही हम कोष्ठक में लिख देते हैं, किस राशि का कौन सा मात्रक सीजीएस में है, कौन सा मात्रक एसआई में है। ठीक है, इनमें एक रिलेशन भी होता है इनमें। तो देख, तो 1 न्यूटन में ये पूछा जाए कभी कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। डाइन ये दोनों किसके मात्रक हैं? ये दोनों बल के मात्रक हैं, लेकिन 1 न्यूटन ऐसा ही मात्रक है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, और अर्ग और जूल में भी संबंध होता है। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। और अश्व शक्ति और वाट में भी संबंध होता है। एक अश्व शक्ति एचपी में, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्या होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो ये एडिशनल जानकारी है, ये जरूरी जानकारी है, एडिशनल। मुझे जहां लगता है कि जहां से रेलवे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जहां से, वो सब मैं लिख देता हूं। तो ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन पे आओ, ये एसएससी ने सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब आओ, न्यूटन बल का मात्रक है। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल आप बता चुके हैं न्यूटन बल का मात्रक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है हमारा। अच्छा, अब हम देखें न्यूटन शक्ति का मात्रक है, तो भाई साहब न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं है। जूल बल का मात्रक है, सर जी जूल ऊष्मा ऊर्जा और कार्य का है, ये भी नहीं हुआ। जूल शक्ति का मात्रक है, जूल किसका मात्रक है? जूल शक्ति का मात्रक है। तो जूल शक्ति का मात्रक नहीं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो ऐसा करके ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा। आप सोच रहे होंगे सर रेलवे के तो क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, ये एसएससी के आप दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि काहे का क्वेश्चन है, काहे का क्वेश्चन नहीं है, जबकि क्वेश्चन एक दूसरे से इधर उधर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रेलवे में आ चुका है उसके कम चांस है कि रिपीट हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी दूसरी परीक्षा में आया, हो सकता है वो अब रेलवे में आ जाए। लेकिन हमने रेलवे की भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये आगे देख लो आप, ये रेलवे ग्रुप डी में आया, ये एनटीपीसी में आया हुआ, ये देखिए आप एनटीपीसी में आया, ये देखिए एमटीएस में आया, ये देखिए एनटीपीसी में आया, ये देखिए आपका एनटीपीसी में आया, ये देखिए आप एनटीपीसी में आया, ये देखिए आप एनटीपीसी में आया, ये देखिए एनटीपीसी में आया। तो ऐसा नहीं कि ये एसएससी के क्वेश्चन हो, बल्कि सब तुम्हारे रेलवे की ही क्वेश्चन है। लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे
कि नहीं ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरी परीक्षा में अभी तक रेलवे नहीं पूछे गए, दूसरी में पूछे गए, तो भी मैंने उन क्वेश्चंस को डाल दिया है, क्योंकि मुझे मतलब इस बात से है कि आपका पेपर में काम होना चाहिए, पेपर में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस परीक्षा का हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया। सही। आप जब जाएं, आप एग्जाम हॉल में बैठे, हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई बहन जब परीक्षा हॉल में बैठे, उसका मन खुश हो जाए, उसको लगे कि हाँ भैया ने जो पढ़ाया है, सर जी ने जो हमारे पढ़ाया है, बस वो देखो ये रखा, ये रखा, ये मिल गया, ये मिल गया। मेरा सीधा सीधा फोकस इस बात से है। मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या, कैसे, क्या। मुझे सीधा फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे बच्चों के, हमारे नन्हे भाई बहनों के चेहरों में चमक आनी चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए, एग्जाम हॉल में उनका मन बाग बाग होना चाहिए, उनको पेपर देख के लगना चाहिए हो गया काम, इस बार तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा बल की इकाइयां हैं। अब बल की इकाइयां इन्होंने दे दी जूल, अश्व शक्ति। तो आप जानते हो जूल तो सर जी अभी आपने हमें पढ़ाया कार का होता है, अश्व शक्ति आप बता गए कि शक्ति का होता है। ठीक है, और टॉर किसका होता है? तो भाई साहब टॉर आपका दाब का होता है, दाब का टॉर होता है। ठीक है, तो ये तो बल की एक भी नहीं है, ये कह रहा है कि बल की ये सभी इकाइयां हैं, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, किए गए कार की इकाइयां। कार की इकाइयां कौन बोल रहा है? न्यूटन। तो न्यूटन तो बल की होती है, तो यही बात फेल हो गई। पास्कल, पास्कल भी दाब की होती है, दाब का मात्रक पास्कल है। बार भी दाब की होती है, बार भी दाब की होती है। ठीक है, तो टॉर भी देखो दाब की है, पास्कल भी दाब की है, बार भी दाब की है। तो ये कार की बोल रहा था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि कार की कहाँ है। अच्छा, दाब की, अब कह रहा दाब की इकाइयां, पास्कल है, बार है, टॉर है, तो बिल्कुल भाई साहब ये दाब है, दाब की ये तीनों इकाइयां हैं, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। डी वाले में देख लें क्या कह रहा है। डी कह रहा आयतन की इकाइयां हैं, तो किलोग्राम तुम जानते हो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो ये आयतन का नहीं होता, तो ये भी फेल है। ग्राम भी द्रव्यमान का होता है। ठीक है, ये किसका है? ये द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। और ये भी द्रव्यमान का है, ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है, द्रव्यमान का है। ये एसआई में कह दो, और ये किस में है? द्रव्यमान का, सीजीएस में। और ये जो मीटर है ये लंबाई का है, लंबाई का, लेंथ का, एसआई में मात्रक है। तो ये तो एक भी आयतन के नहीं है, क्योंकि आयतन की इकाई होती है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी दूरी, ऊंचाई भी। तो ये मीटर, मीटर तीनों गुणा करोगे तो मीटर की घात 3। आयतन की तो मीटर क्यूब होती है, इसमें मीटर क्यूब तो कोई नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो क्या सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन क्या है कि दाब की इकाइयां, तो दाब की इकाइयां कौन है? पास्कल है, बार है, टॉर है। और हम लिखे दे रहे हैं क्योंकि दाब ऐसा है इसके बहुत मात्रक हैं, 6-7 मात्रक हैं, तो 3 तो यहां तुमने लिख लिए। दाब का एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर दाब, P बराबर F अपॉन A। तो बल का मात्रक क्या हो गया? ये न्यूटन हो गया, और ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक है। दाब का एक मात्रक और होता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब। तो दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है, वायुमंडलीय दाब, दाब। एटॉमिक प्रेशर, यह भी दाब का मात्रक है। और दाब का एक मात्रक होता है पारे के स्तंभ की लंबाई, पारे के
स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई। तो दाब के कौन कौन मात्रक हो गए? दाब का मात्रक हो गया पास्कल, दाब का मात्रक हो गया बार, दाब का मात्रक हो गया टॉर, दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब का मात्रक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब का मात्रक हो गया पारे के स्तंभ की लंबाई। तुमने सुना होगा जहां बताया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, तो वहां प्रेशर नॉर्मल लिया जाता है, तो 760 mm पारे के स्तंभ की लंबाई ये लिया जाता है। यानी कि नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 760 mm पारे के स्तंभ की लंबाई, पारे के स्तंभ की लंबाई को कहा जाता है। तो ये पारे के स्तंभ की लंबाई फिर किसका मात्रक हो गया? दाब का मात्रक हो गया। तो दाब के इतने सारे मात्रक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की एक व्यवसायिक इकाई। तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई, विद्युत ऊर्जा का हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। घर में जो बिजली यूज होती है वो विद्युत ऊर्जा ही तो है, तो उसको काहे से नापते हैं? तो आपने सुना होगा कि उसका जो मात्रक होता है यूनिट होता है, यूनिट। ठीक है, यूनिट होता है उसका मात्रक। 4 यूनिट, 6 यूनिट, 15 यूनिट बिजली का बिल आता है, उसमें देखा है कि कितनी बिजली खपत की तुमने इस महीने, तो पता चला कि 50 यूनिट खपत की है। तो यूनिट में होता है। तो यूनिट जो होता है वो किसका मात्रक है? वो विद्युत व्यय का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा व्यय का मात्रक यूनिट है। एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर कितने जूल? 6 जूल। एक यूनिट का यूनिट भी ऊर्जा का मात्रक हो गया और जूल भी होता है। तो इनमें क्या संबंध होता है? तो एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है देखो एनटीपीसी में, वो भी सीवीटी सेकंड में पूछा है। और कौन सी 22 में जो परीक्षा हुई उसमें पूछा है। एनटीपीसी सीवीटी सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जो परीक्षा कब हुई है? जो परीक्षा 22 में हुई है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ एक्सलरेशन, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण हमने बताया था आपको डेफिनेशन कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर होता है एक्सलरेशन, ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। ए बराबर dv अपॉन dt, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय का अंतराल। अच्छा, अब वेग परिवर्तन का क्या सूत्र होता है? तुम जानते हो कि ds अपॉन dt, विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन ds और नीचे आएगा dt, एक dt ये है, तो dt का क्या हो गया? स्क्वायर। अब विस्थापन क्या है? एक विस्थापन एक दूरी होती है। बस दूरी और विस्थापन में ये अंतर है, आगे बताएंगे कि ये दूरी ऐसी होती है टेढ़ी मेढ़ी रास्ते की टोटल लंबाई, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको भी मीटर में नापोगे और इसको भी मीटर में नापोगे। इसको नापने के लिए किलोग्राम तो लाओगे नहीं कि इतने किलोग्राम भाई हम चल गए, मीटर ही में तो नापोगे। तो ये मीटर है इसका मात्रक, और इसका मात्रक सेकेंड, लेकिन सेकेंड की पावर 2 है, तो सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बना जाके? ए वाला ऑप्शन बना जाके। बी फुट प्रति सेकेंड, सेकेंड कैसे होगा? सेकेंड का स्क्वायर होगा। ये भी गलत है, यहां सेकेंड का स्क्वायर नहीं है, यहां भी नहीं है, ये सब गलत है। पहला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी इकाई एसआई इकाई नहीं है? प्रणालियां पढ़ाई हमने तो बताया
तीन होती हैं, एक एसआई जिसको एमकेएस भी कहते हैं, और दूसरी सीजीएस, और तीसरी एफपीएस। तो यही पूछ रहा है ये इकाइयां जो दी गई हैं ये कौन सी एसआई में नहीं है। अब कौन कौन इकाइयां हैं, तो पहली इकाई है आपकी ओम। पहले ऑप्शन में ओम दिया गया। ओम किसका मात्रक होता है, तो आपको बताएं, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है, और ये एसआई में ही होता है। किसमें होता है, एसआई पद्धति में। एम्पियर, एम्पियर भी एसआई में होता है, और किसका होता है ये विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक कौन है, ऐसा ये है एम्पियर। न्यूटन, न्यूटन बल का होता है एसआई पद्धति में। अभी बताया था ये किसका है, बल का, और किसमें है, एसआई में। ये पूछी तो सिर्फ पद्धति गई है, लेकिन ये हम इसलिए बताए दे रहे हैं कि आपको ज्यादा बार बताएंगे और ये सब बताएंगे तो याद हो जाएगा कि कौन मात्रक किसका है। क्योंकि बड़ी बात ये नहीं है कि आप पढ़ लें, बड़ी बात ये है कि आपके दिमाग में चीजें बस जाएं और वो आप उनका इस्तेमाल अपनी परीक्षा में कर पाएं। पढ़ने अकेले मात्र से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम एक एक बात को अच्छे से और चार चार बार बताते हैं। ठीक है, तो आगे देखो। अब कैलोरी होता है, कैलोरी भी ऊर्जा का होता है मात्रक। जूल भी ऊर्जा का है, लेकिन जूल होता तो वो एसआई में होता, लेकिन ये कैलोरी है ये सीजीएस में होता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा एसआई में नहीं है, तो आप कह सकते थे कि सर जी यही ऑप्शन सही है, कैलोरी वाला ये एसआई पद्धति में नहीं है। क्लियर है, कैलोरी वाला ये एसआई पद्धति में नहीं है। अच्छा, तो अब कैलोरी वाला एसआई में क्या होता, ऊर्जा का जूल। अब एक जूल में कितने कैलोरी होते या कितने कैलोरी में एक जूल होते, तो हम आपको यहां बता दें कि ये कैलोरी जो होता है ये बड़ा होता है, भले ही सीजीएस पद्धति में है लेकिन ये बड़ा होता है जूल से। तो एक कैलोरी में कितने जूल बन जाते हैं, तो 4.18 जूल, या कह दो लगभग में 4.2 जूल जब मिलते हैं तब एक कैलोरी बनता है। ये वही वाला कैलोरी है ऊष्मा वाला, ऊर्जा वाला। जैसे लिखा रहता है खाद्य पदार्थ की चीजें जैसे बिस्किट आदि में कि कितनी ऊर्जा मिलेगी इससे, उनने की 0 कैलोरी, 10 कैलोरी, 5 कैलोरी है। तो ये ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, लेकिन ये सीजीएस में है, और ये किसमें है, ये एसआई में है, और ये किसमें है, ये सीजीएस में। तो यही पूछा था किसका मात्रक एसआई में नहीं है, तो कैलोरी जो मात्रक है ये सीजीएस में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा इधर ले लें, बीच में आने लगे चीजें। ठीक है, तो इधर लेते हैं। निम्नलिखित में उल्लिखित इकाई स्थानों में कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये जो लिखे हुए हैं ये प्रीफिक्स लिखे हैं। हमने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि किस चीज का प्रीफिक्स क्या होता है, मतलब किस प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है। प्रीफिक्स क्या है, फिर एक बार आपको मौका है समझने का। जैसे यहाँ पे आपका मीटर है, ठीक, यदि नापने वाली चीज है तो वो मीटर है, मापने वाली चीज, और नापने वाली है तो वो लीटर है। ठीक है, अब इसमें यदि 10 की पावर -1 कर दिया तो वो फिर मीटर नहीं कही जाएगी, फिर उसके साथ एक प्रीफिक्स लग जाएगा, तब उसको डेसी कहते हैं, डेसी मीटर। डेसी मीटर में है तो मीटर, और लीटर में है तो लीटर। और यदि -2 पावर लगा दी और छोटा कर दिया तो वो सेमी में हो जाएगा, सेमी। सेंटी, सेंटी, और मीटर में है तो मीटर, लीटर में है तो लीटर। और 10 की पावर -3 है तो वो मिली में हो जाता है, मिली। ठीक है, मिली।
मीटर में है तो मिलीमीटर और लीटर में है तो मिली लीटर। ऐसे ही 10 की पावर -6 है तो इसका प्रीफिक्स बनता है माइक्रो। माइक्रो माइक्रो 10 की पावर -9 है तो इसका प्रीफिक्स बनता है नैनो। नैनो -9 और छोटा जाएगा। 10 पे जितनी पावर माइनस की बढ़ेगी उतना ही मान छोटा होता है, और 10 पे जितनी पावर प्लस की बढ़ेगी उतना ही मान बड़ा होता है। और 10 की पावर यदि और छोटा हो जाए, -12 हो जाए, तो इसका नाम होता है टेरा। टेरा नहीं, इसको कहते हैं पिको। पिको पिको क्या कहते हैं? पिको। पिको ये प्रीफिक्स के नाम है, पिको। ठीक है। अब बड़े में आओ, 10 पे 1 पावर हो जाए, तो 10 पे 1 पावर होती है तो ये तुम्हारा होता है डेका। डेका डेका मीटर भी हो जाएगा, डेका लीटर भी हो जाएगा, कुल मिला के डेका नामक प्रीफिक्स आता है। और 10 की पावर 2 है तो ये होता है हेक्टो। हेक्टो। और 10 की पावर 3 है तो ये होता है किलो। 10 की पावर 3 तो किलो। जैसे किलोमीटर बना है, किलो के साथ जब मीटर होता है तो किलोमीटर दूरी है, तो है ऐसे। और 10 की पावर 6 हो जाए तो फिर मेगा नामक प्रीफिक्स आता है। मेगा। मेगा मेगा देखा, मेगावाट, इतने मेगावाट बिजली बन रही है। मेगा मतलब बहुत बड़ा होता है, 10 की पावर 6। और 10 की पावर 9 हो जाए, ये गीगा, ये और भी बड़ा हो गया, गीगा। और 10 की पावर 12 हो जाए, 12, ये और भी बड़ा होता है, इसका नाम होता है टेरा। टेरा। तो आप समझ गए, ये प्रीफिक्स होते हैं, ये किसी मात्रक से पहले लग के उसके मान को घटा या बढ़ा देते हैं। जैसे माइनस वाले लगेंगे तो वो मान छोटे होते जाएंगे, प्लस वाले लगेंगे तो वो मान बड़े होते जाएंगे। अब पूछा गया इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे 10 की पावर 12 है प्लस के, किसमें? टेरा में। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? टेरा। एक बार लिख लो, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, गीगा 10 की पावर 9 प्लस के, और टेरा 10 की पावर 12। तो तुम ही बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो आप बोलोगे 10 की पावर 12 वाला बड़ा है सर, तो यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आपको प्रीफिक्स याद रखने हैं, अपने दिमाग में आपको इन्हें रखना है। ठीक है। ऐसे भी याद रखते हैं, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से पूछो 100 बार। लेकिन ये दोहा तुम्हें कबीरदास जी वाला ये याद जल्दी नहीं होगा, इसके चक्कर में ना पड़ो। आप ऐसे याद रखो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और यहाँ डेसी, सेमी, मिमी, माइक्रो, नैनो, पिको, ऐसे इन्हीं में से सबका क्रम है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। ये आ गया आपका, ये स्पष्ट दिख रहा है क्या? इसको भी इधर करें। पूरा स्पष्ट है? ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक होगा। ठीक। तो अब आओ, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। दो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई काहे से मापी जाती है? तो आप बोलोगे कि देखो यहां पे लिखे हैं यंत्र कि किससे नापी, तो सीवर्ट जो होता है, सीवर्ट, ये आयनन क्षमता नापता है। आयनन क्षमता नापता है। क्या नापता है? आयनन क्षमता। आयनन क्षमता। क्षमता। ठीक है, ये नापता है। ठीक है। या ऐसे आप कह सकते हो कि इसके बारे में डिटेल में तो ऐसा है कि जैसे कोई कहीं पे जैसे कोई चीजें आयनित हो जाती हैं तो उनके अंदर कितनी आयन को सहने की कितनी क्षमता होती है, तो वो सीवर्ट नापता है।
अच्छा, डेसिबल का नापता है, ये ध्वनि की तीव्रता नापता है। क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। बताया गया कि 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनने योग्य है, अच्छी है सुनने में, आदर्श। तो ध्वनि की तीव्रता किससे? डेसिबल से तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। और डेल क्या होता है? डेल ये दर्द सहने की क्षमता को नापता है। डेल, डेल इकाई है दर्द सहने की क्षमता। मांसपेशियों का या शरीर का कहीं का दर्द है तो वो कितना सह रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको डेल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये डेल है। जब तुम्हारा दिल टूट जाता है, दिल के चकनाचूर हो जाता है और फिर भी तुम सहते रहते हो, तो वो आपकी क्षमता जो है वो किससे नापी जाएगी? डेल से नापी जाएगी। दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया, दिल एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया, तो उसमें दर्द जो पैदा हो रहा है उसको कभी मापना हो तो हर डेल लेके आओ, लगाओ, मापो। काल्पनिक बातें हैं, तुम्हें डेल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो डेल क्या होता है? दर्द को मेजर करता है। किसको? पेन को मेजर करता है। किसको? पेन को। तो देखो, हमसे पूछी थी ओजोन परत की मोटाई, तो ओजोन परत की मोटाई ये सब अलग अलग नाप रहे, तो यही डाप्सन हो गया। ये ओजोन परत की मोटाई को नापता है। ओजोन परत की मोटाई को कौन नापता है? डाप्सन। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई नापता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कुछ मैच हो रहे हैं, कुछ मैच एक मैच नहीं हो रहा होगा, तो वो ढूंढना है कौन मैच नहीं हो रहा। कंपास, यंत्र का नाम दिया कंपास। पूछ रहे हैं ये नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है क्या कंपास? चलो आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु वाले चक्रवातों को नापता है। अच्छा, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को मापता है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहां ध्यान रखना, कभी नहीं तो भूल जाओ सही गलत वाला। यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते, तो हमें यहाँ सही नहीं है देखना है कौन सा सही नहीं है। तो एक बात बताएं, कंपास जो होता है वो नेविगेशन में ही उपयोग किया जाता है, दिशा को जानकारी के लिए, और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। तो पहला वाला तो ये सही है। सही है। अच्छा, एक्टिनोमीटर ये कल हमने तुम्हें पढ़ाया था, ये विकिरण की तीव्रता को नापता है एक्टिनोमीटर, तो ये भी सही है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है? ये कल ये भी पढ़ाया था, ये आवेशों की उपस्थिति और आवेशों का परिमाण नापता है। क्या नापता है? परिमाण। तो ये भी सही है, तो फिर यही गलत होगा। अच्छा, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो ये क्या छोटे परमाणु वाले चक्रवातों को नहीं मापता? नहीं, ये नहीं नापता। ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूज हो जाओ कि साइक्लोट्रॉन साइक्लोन को नापता होगा, जबकि ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। फिर क्या सही है? ये किसको नापता है? तो ये इसकी जगह, ये तुम्हारा ये बात गलत है। इसकी जगह सही क्या है? साइक्लोट्रॉन का काम होता है उच्च आवेश, आवेश को उच्च गति से त्वरित करना। आवेश को त्वरित करने का काम करता है। उच्च आवेश जो होता है, उच्च आवेश उसको त्वरित गति प्रदान करने का काम करता है। तो ये लिखो, आवेश को त्वरित करने के लिए, त्वरित, त्वरित करने के लिए, करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आवेश को त्वरित करने के लिए। तो ये वाला आपका
जो बी वाला ऑप्शन था यही गलत था, और यही गलत था तो यही आपका आंसर था। ठीक है, जो गलत होता है ये गलत था तो यही आपका उत्तर हो गया। चाहे ऐसे लिख दें, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओ। इसके लिए ऐसा कर दो, कैसा कि ये गलत है, ठीक, तो यही वाला हमारा उत्तर हो गया। गलती ढूंढता है ताकि कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो ये मैच नहीं कर रहा था तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉट डॉट एक उपकरण, इनमें कोई एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जाते हैं। एक ही वस्तु के दो फोटोग्राफ को मिला दिया जाता है या अलग अलग, देखो, एक उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ, दो फोटोग्राफ लेके एक साथ किया जाता है, इससे दृष्टि भ्रम पैदा किया जाता है। या ऐसे कह दो होलोग्राम्स टाइप के जो जम्पर्ड में फिगर होते हैं, एक ही आकृति को ऊपर ऊपर करके 3D बनाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये दिए गए उपकरण स्टेरियोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप, स्टेथोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप हमारा नाम हमें तुरंत ध्यान आ गया कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रमों में विभाजित होता है, स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है, तो उनको जो फाइंड करता है, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको जो देख पाता है सूर्य के स्पेक्ट्रम को या सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को, उसको देखने वाले यंत्र को हम स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ये क्या, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए होता है, ठीक है, के लिए। स्टेथोस्कोप क्या है, ये तुम्हारा वही आला है जो डॉक्टर लोग लगाए रहते हैं, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो इससे क्या पता चलता है, ये शरीर के अंदर जो तुम्हारे आंतरिक अंग हैं उनके फंक्शन की गतिविधि पता चलती है, उनके अंदर की गतिविधि का पता चलता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं। आला है ये आला, ठीक है, शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति, शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति का पता लगाने में ये कैसे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रेबोस्कोप क्या होता है, ये क्या चीज है, तो ये स्ट्रेबोस्कोप जो होता है ये मोटर बोट, एक मिनट, स्ट्रेबोस्कोप इसका क्या है, स्ट्रेबोस्कोप है, अभी हाल बता रहे हैं, देखो दिमाग से बातें कभी कभी उड़ जाती हैं, हाँ अब आ गई। ये शायद है जो मोटर होती हैं, जो मोटर बोट या एरोप्लेन उनमें यूज होता है, ये आवृत्ति को शायद मेजर करता है, चीजों की आवृत्ति को मेजर करता है, आवृत्ति, आवृत्ति को मापने के काम आता है, आवृत्ति को, ठीक है। अब आता है स्टेरियोस्कोप। तो स्टेरियोस्कोप का काम यही है कि दो अलग अलग फोटोग्राफ को क्या करता है, ये एक साथ मिक्स करता है, दो अलग अलग फोटोग्राफ को एक साथ मिक्स करता है। ये कौन सा है, स्टेरियोस्कोप। तो इसके लिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये आवृत्ति को मापने के काम आता है, आवृत्ति को मापने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो स्टेरियोस्कोप किस काम में, कि एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ्स को एक साथ मिलाने में, 3D बनाने में। और ये तुम्हें पता ही चल गया, स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम रेखाएं,
स्टेथोस्कोप शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति का, स्ट्रेबोस्कोप आवृत्ति मापने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश वर्ष की इकाई है, डॉट डॉट किसकी इकाई है? यानी कि प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो आपने जैसे ही देखा प्रकाश वर्ष, तो आपके दिमाग में ये वर्ष घूमने लगता है, और वर्ष को घुमा के आप सोचने लगते कि ये समय का होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि भले ही ये प्रकाश वर्ष है, लेकिन ये समय का नहीं होता। ये किसका होता है? ये दूरी का होता है, दूरी का। प्रकाश की ना तीव्रता नापता है, ना समय नापता है, और ना द्रव्यमान। ये किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। हमने पिछली अपनी क्लास में प्रकाश वर्ष के बारे में बताया था कि प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है, प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी, बराबर कितनी दूरी, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बतानी है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? ये जो सेना की पनडुब्बी होती है, नेवी में जो पनडुब्बी होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था कि गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो अंदर अंदर जाएंगे, तो वो कैसे पहचान पाएंगे कि अब हम कहाँ पे पहुंच गए? वहां तो देश दुनिया ऐसे, नीचे तो समुन्द्र में तो पहचान बनी नहीं है, ना सीमा बनी है, ना वहां पे ऐसा है कि कोई फेंसिंग लगी हो कि ये फलाना आ गया, ये बंगाल की खाड़ी पार हो गया, ये अरब सागर हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो वो कैसे जान पाएंगे कि अब हम कहाँ? तो वो एक यंत्र लिए रहते हैं, वो ऐसे ऊपर समुद्र की सतह से, कल की क्लास में इस यंत्र को हमने दिखाया था कि वो समुद्र की सतह पे ऊपर ही रहता है, ऐसा एक हाथ इतना ऊपर, और ऐसे वो नीचे बने रहते हैं, और ऐसे ऐसे वो चारों तरफ घूमता रहता। तो ऊपर की फोटो है, जो ऊपर के दृश्य को वो उन लोगों तक पहुंचाता है, और वो ऊपर की स्थिति से पता लगाते रहते हैं कि ऊपर जल की सतह के ऊपर क्या है, क्या नहीं है, और हम कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे। तो अब तो बता ही दो इस यंत्र का नाम, जब इतना हमने डिटेल में बता दिया। तो बहुत बच्चे हमारे कह रहे हैं सर वो यंत्र पेरिस्कोप है। तो बिल्कुल माय डियर, वो यंत्र पेरिस्कोप ही है, जो समुद्र की सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने में ये लोग प्रयुक्त करते हैं। एंडोस्कोप से क्या होता है भाई? तो एंडोस्कोप से हमने बताया था कि ये 2.5 मीटर लंबा होता है, सॉरी 2 मीटर लंबा, और ये मुंह के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है, पतला होता है। ठीक है, और इसका डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं शरीर के आंतरिक अंगों के दृश्य फोटो लेने में, उनके वीडियो लेने में, उनकी हालत पता कराने में। तो ये सर्जरी में बहुत उपयोगी साबित होता है डॉक्टरों के लिए। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों की, आंतरिक अंगों की, अंगों की फोटो लेने में, वीडियो भी लेते हैं, फोटो भी। ये सर्जरी करते हैं तो वही लिए रहते हो, उसी से देखते रहते हैं पूरा कि कहाँ क्या वो लगा होता है, उससे सब पता चलता रहता। माइक्रोस्कोप, ये तो जानेंगे, सूक्ष्म जीवों को देखने में। माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने में, सूक्ष्म जीवों को देखने में, सूक्ष्म जीवों को देखने में, जीवों को देखने में,
टेलीस्कोप क्या होता है ये जानते ही हैं, पढ़ा ही चुके, दूर की वस्तुएं देखने में, दूर की वस्तुएं देखने में, दूर की वस्तुओं को देखने में टेलीस्कोप का उपयोग किया है। पेरिस्कोप हो ही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता हमने बताया था, बार लिखा, देखो बार तो हो ही नहीं सकता, काहे बार, काहे का मात्रक बताया था, दाब का मात्रक बताया था, कोई यंत्र नहीं है। किलोग्राम लिखा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ये भी कोई यंत्र नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। किससे? रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। और मरकरी स्केल जो होता है वो किसी लोकल जगह, किसी एक बिंदु पर भूकंप की तीव्रता नापता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता है तो फिर रिएक्टर स्केल लगाना, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी तीव्रता रही उसका मरकरी स्केल से आता है। तो यहाँ ये भी नहीं होगा, तो यहाँ रिएक्टर स्केल आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये भी देखो क्वेश्चन अभी हम पढ़ा चुके, ध्वनि की तीव्रता काय से नापते हो? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापता है, अभी बताया था डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किससे? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता। पास्कल हम बता ही चुके हैं, ये दाब को नापता है, दाब को। क्यूरी, क्यूरी ये किसको नापता है? ये रेडियो एक्टिवता का मात्रक है, रेडियो एक्टिवता या सक्रियता कह दो, एक्टिवता का क्यूरी। जूल तो जानते ही हो, ऊर्जा का मात्रक है जूल, ऊर्जा का। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति, तो देखेंगे हवा की गति, तो ये तुम देखते हो योडोमीटर, वर्षा की मात्रा अभी पढ़ा ही चुके हैं, वर्षा की मात्रा के लिए बार बार रिपीट हो रहे हैं तभी तो याद होंगे आपको। एनवेनो में, इसमें पहले आ जाओ हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता को ऊपर बता चुके हैं, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को नापता है। ठीक है, अमीटर काहे को मापन करता है? तो अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा। अमीटर पहले ही मैच किया था तुमने, उसमें विद्युत धारा नहीं वो मात्रक था, ये यंत्र था, वो एम्पियर था, सॉरी। ये अमीटर है, तो ये अमीटर किसको मापता है? धारा को मापता है अमीटर। अमीटर और धारा की उपस्थिति का पता लगाने में, तो उपस्थिति में गैल्वेनोमीटर बताया था कल। तो एनवेनोमीटर होता है एनीमोमीटर, ये वायु की गति, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर ये किसके लिए? वायु की गति के लिए, यही वाला सही है। वायु की गति किसके लिए? एनीमोमीटर, वायु की गति। ठीक है, वायु की गति और उसकी दिशा के लिए एनीमोमीटर। आगे आगे आता है कौन सा? ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है कि कितनी दूरी चली। ऐसे ऑटोमोबाइल में तुमने कोई वाहन देखा होगा, मोटर बाइक हो या आपकी कार हो, तो उसमें देखा होगा कि आप देखते हो जहां पे कि ये अभी तक कितने किलोमीटर चल पाई है। तो ये कौन बताता है कि ये 50,000 किलोमीटर चली, ये 30,000 किलोमीटर अभी गाड़ी चली? ये कौन बताता है? तो ये ओडोमीटर बताता है। कल हमने बताए थे वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन द्वारा चली दूरी, द्वारा चली दूरी, ये कौन बताता है? ये बताता है तुम्हारा ओडोमीटर। कौन बताता है? ओडोमीटर। स्पीडोमीटर कौन बताता है? तो ये स्पीड बताता है, जब वाहन चल रहा होता है तब ये कितनी स्पीड पे है,
80 की स्पीड पे है कि 100 की, तो स्पीड वाहन की गति, वाहन की ये गति बताता है, और वो वाहन द्वारा चली गई दूरी बताता है, ये गति बताता है। आरपीएम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, तो इसका रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। रेवोल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट, आरपीएम कहते हैं, मिनट। इसका मतलब होता है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए। ये एरोप्लेन, ये किसके लिए? एरोप्लेन, मोटर बोट, इनमें जो यंत्र लगे होते, घूम रहे होते, उनके बारे में पता करता है। ऑटोमीटर क्या होता है? ऑटोमीटर, तो ऑटोमीटर भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ये तो तुम्हारा हो ही गया। अब ऑटोमीटर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हो गया ओडोमीटर, वाहन द्वारा चली दूरी। ऑटोमीटर आप कमेंट करके बताएंगे, सर्च करके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। उल्टा सीधा कुछ भी बताना बनता नहीं है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा इसके बारे में, शायद हमने पढ़ाया उसमें देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किस पे? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी परपथ में धारा के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए, धारा प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए, धारा किधर चल रही है, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो धारा प्रवाह की दिशा को दिखाने के लिए किस यंत्र का? देखो, धारा की मात्रा को मापने के लिए अमीटर, ये धारा मापता है, धारा मापता है, ठीक है। ये धारा को क्या करता है? गैल्वेनोमीटर, ये धारा, निम्न धारा को मापता है, और धारा की उपस्थिति का पता लगाने में उपस्थिति बता देता है, छोटी छोटी, बहुत छोटी धारा हो उसको माप देता है। वोल्ट मीटर विभव को मापता है। यहां तुमसे पूछा धारा प्रवाह की दिशा, तो रियोस्टेट जो होता है ये धारा प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है, प्रवाह की दिशा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। रियोस्टेट ये धारा प्रवाह की दिशा को दिखाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च ताप को मापने में किया जाता है? उच्च ताप को मापने में, जो भट्टियों में पाया जाता है, जो भट्टियों में पाया जाता है। तो उच्च ताप को किससे मापते हो? उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हाई टेम्परेचर मापने के लिए आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर किससे मापा जाता? तो उच्च ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता? पायरोमीटर से। हालांकि ऊष्मा ताप को मापता बोलोमीटर भी है, बोलोमीटर भी है, लेकिन सबसे उच्च ताप पायरोमीटर नापता है। बोलोमीटर अवरक्त किरणों को नापता है। किसको नापता है? अवरक्त किरणों को नापता है। अवरक्त किरणों को कौन नापता है? बोलोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर उच्च ताप नापता है, सूर्य के ताप को पायरोमीटर नापेगा। सूर्य के ताप को, सूर्य के ताप को किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से। फ्लक्स मीटर ये फ्लक्स नापता है, फ्लक्स नापता है, फ्लक्स नापता है। और ये तुम्हारा अमीटर है, अमीटर धारा को मापता है, अमीटर धारा को मापता है। तो ये आपके सभी हो गए, अमीटर धारा को मापता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा नापने में, ये पदार्थ की मात्रा को किससे नापा जाता है? तो हमने मूल राशियां पढ़ाई थी, मूल राशियों की संख्या कितनी बताई थी? तो 7।
मूल राशियों की संख्या 7 बताई थी, उसमें जो 7वीं मूल राशि थी वो पदार्थ की मात्रा ही थी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। और टेस्ला हमने बताया भी, चाहे विद्युत हो चाहे चुंबकीय हो, क्षेत्र हो, तो उसको नापता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला होता है। अच्छा, जूल ऊर्जा का बता ही चुके हैं। लक्ष्य किसका होता है? प्रकाश की चमक का। प्रकाश की चमक का होता है कौन? लक्ष्य होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन पहला सही जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन हो गया? मोल हो गया। अगला क्वेश्चन, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, 2-3 क्वेश्चन, 25 तक थे क्वेश्चन। आगे कह रहा, द्रव के सापेक्ष घनत्व को कौन मापता है? द्रव के सापेक्ष के घनत्व को किससे मापा जाता? तो हाइग्रोमीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर हमने बताया था द्रवों के घनत्व को नापता है। द्रवों के, ये तो वायु की आर्द्रता होती है, वायु की होती है सापेक्ष आर्द्रता। और द्रवों के घनत्व को कौन मापता है? द्रवों के घनत्व को तो हाइग्रोमीटर नापता है। हाइड्रोमीटर। ड्रो हाई तो दोनों में है, ग्रो है तो आर्द्रता है, और ड्रो है तो द्रव है, तो द्रवों के घनत्व। लैक्टोमीटर हमने बताया था लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, तो लैक्टोमीटर उसी को नापता है, तो दूध की शुद्धता को नापता है। अच्छा, इसके बाद वेंचुरी मापी, ये द्रवों के प्रवाह की दर को नापता है। द्रवों की प्रवाह की दर, द्रव कितनी दर से, कितनी तेजी से प्रवाह कर रहे हैं, तो द्रवों के प्रवाह की दर को नापता है। प्रवाह की दर, तो ये किससे नापा जाता है? ये वेंचुरी मापी से। इसमें सापेक्ष घनत्व पूछा, द्रव के सापेक्ष घनत्व, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, द्रव के सापेक्ष घनत्व। अगला क्वेश्चन आते हैं, सापेक्ष घनत्व का मात्रक क्या है? अब यहां पे देखो सापेक्ष घनत्व का मात्रक पूछ दिया गया। अभी सापेक्ष घनत्व काहे से मापा जाता है द्रव का? तो आपने कहा हाइड्रोमीटर से। लेकिन अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सापेक्ष घनत्व बराबर होता है, सापेक्ष घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रवों का घनत्व, जिस द्रव का घनत्व नापना है सापेक्ष घनत्व, तो द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो देखिए ऊपर भी घनत्व आ गया और नीचे भी घनत्व, तो घनत्व कट जाएंगे, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है, ना ही इसकी कोई विमा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये एक नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर कितनी लंबाई होती है? नैनो अभी हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान करो। नैनो पढ़ाए हैं, नैनो, पिको ये पढ़ाए, माइक्रो। तो आप जानते हो नैनो में क्या होता है? नैनोमीटर, तो ये 10 की घात, ये हो गया। तो नैनोमीटर में 10 की घात 9 होता है, तो नैनोमीटर 10 की घात -9 होता है, -9 नैनोमीटर। तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, अभी हम इसको बता चुके हैं। तो इस तरह से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे रेलवे की परीक्षाओं में और आपके एसएससी की परीक्षा में आए हुए थे, और संभावना उनकी ये थी कि आगे पहले चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तो इनमें आने के भी चांस थे। 100% देखो कुछ नहीं होता, संभावना मुझे लगी, मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने आपको करा दिए। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं मैं कि 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इनके चांस ज्यादा लगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैंने करा दिए। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। मापक और मापक यंत्र, मापन और मात्रक और मापक यंत्र, 3 टॉपिक थे। मापन जिसमें राशियों का किया, मापक यंत्र मतलब उपकरण, और मात्रक, ठीक है, इन तीनों को पढ़ाया। 25 क्वेश्चन कराए आपके। यहां से ये क्लास इसका ये खत्म हुआ चैप्टर नंबर 1। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से। और ये हमारा आपसे वादा है कि अब यदि आप रेलवे स्पेशल साइंस की हमारी ये क्लास को नियमित लेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगने देंगे। आपका चेहरा वहां से आएगा एग्जाम से तो खिला हुआ होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर सफलता की वो जो आने से पहले की जो अनुभूति होगी होती है वो आपके अंदर आपको जरूर महसूस होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थोड़ा ये ध्यान रखें कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें, हमारे चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारी मेहनत आपको दिख रही है कि सर हमारे बड़े भाई हमारे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। आप हमारे इस क्लास को लाइक करें। और इसी के साथ मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को सद्बुद्धि दें, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और आप अपने लक्ष्य की ओर दिन रात तेजी से बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।